So hello student, this is Sagar and welcome back to my YouTube channel SS Study Point. So student, अभी क्लास 10th साइंस का कंपार्टमेंट का पेपर हुआ है, तो एक बच्चे का मुझे यहाँ पे पीडीएफ मिला है, राइट। बहुत ज़्यादा क्लियर तो नहीं है क्योंकि फोटो खींच के ही पीडीएफ बनाया गया है, फोटो खींच के ही क्या पीडीएफ बनाया गया है, राइट। बट फिर भी जैसा है आपको थोड़ा सा क्लियर दिख रहा होगा कैमरे में। तो आज हम इस जो भी पेपर था इसके जो एमसीक्यूज थे उसके आंसर को हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। फिलहाल यहाँ पे सिर्फ मैं क्वेश्चन पढ़ के आपको मैं आंसर बताने वाला हूँ कि कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। 1 से लेके 20 तक जो भी हमारे पास 20 एमसीक्यूज थे, राइट। क्यों यही आंसर सही है, बाकी डिटेल्ड जो क्वेश्चंस हैं उनका आपको आंसर चैनल पे मिल जाएगा डिटेल में। अभी फिलहाल हम लोग यहाँ पे क्या डिस्कस करेंगे, एमसीक्यू का सिर्फ ऑप्शन, उसका भी एक्सप्लेनेशन आपको वीडियो चैनल पे आपको मिल जाएगा, राइट। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, पहला क्वेश्चन हमें यहाँ पे क्या दे रखा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग सेलेक्ट अ प्रोसेस इन विच कॉम्बिनेशन रिएक्शन अकर। किसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन अकर होगा, राइट। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है बेटा कि हमने A प्लस बी को हमने क्या करा, रिएक्शन कराया, तो ये क्या बन गया, AB बन गया। दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा बेटा, बी ऑप्शन सही होगा। क्या, बर्निंग ऑफ कार्बन। बर्निंग ऑफ कार्बन क्या होगा, सही होगा। जिसने बर्निंग ऑफ कार्बन लगाया है उसको 1 नंबर यहाँ पे मिल जाएगा। जिसने बर्निंग ऑफ कार्बन लगाया उसको 1 नंबर यहां पे मिल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बेटा, सेकंड क्वेश्चन यहां पे देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन, राइट। सेकंड क्वेश्चन देखो यहां पे कैमरे में आपको क्लियर दिख रहा होगा, बट यहां पे ना थोड़ा सा मुझे बहुत ज्यादा क्लियर नहीं दिख रहा है। तो क्वेश्चन पेपर मेरे पास साइड में ओपन है, मैं वहां से देख रहा हूं, राइट। मैं वहां से, या चलो मैं सामने ही रख लेता हूं, क्वेश्चन सामने ही मैं रख लेता हूं बेटा। क्वेश्चन देखो क्या दिया है कि सेलेक्ट एक्सोथर्मिक प्रोसेस फ्रॉम द फॉलोइंग। सेलेक्ट एक्सोथर्मिक प्रोसेस फॉर द फॉलोइंग। पहला ऑप्शन हमें क्या दे रखा है, पहला ऑप्शन हमें क्या दिया है, डाइल्यूशन ऑफ एसिड। दूसरा है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। तीसरा है इवेपोरेशन ऑफ वाटर एंड चौथा है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। ये आपको कैमरे में दिख रहा होगा बेटा, कैमरे में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो इसका क्या है, कौन सा प्रोसेस है पूछा बेटा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या है कि अगर मैं बात करूं डाइल्यूशन ऑफ एसिड, तो जब एसिड को हम डाइल्यूट करते हैं वो भी हमारा एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। सेकंड, अगर मैं बात करूं बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, तो अगर हम नेचुरल गैस को बर्न करेंगे तब भी वहां से हीट क्या होगा, इवॉल्व होगा, राइट। एक्सोथर्मिक मतलब क्या, हीट का इवॉल्व होना, हीट का क्या होना बेटा, इवॉल्व होना, राइट। हीट का इवॉल्व होना। तो पहला और दूसरा तो सही है बेटा। थर्ड क्या है, इवेपोरेशन ऑफ वाटर। नहीं, यहां पे ये इवेपोरेशन ऑफ वाटर एंडोथर्मिक प्रोसेस है बेटा, राइट। एंड इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, ये भी क्या है, एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो पहला और दूसरा ऑप्शन सही होगा, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है, फर्स्ट एंड सेकंड, वो ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। तो जिसने पहला ऑप्शन पे टिक करा है उसका आंसर सही है, उसको 1 नंबर मिल जाएगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखो बेटा, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा यहां पे कि भैया द मोस्ट मैलिएबल मेटल्स आर। कौन सा सबसे ज्यादा मैलिएबल होगा, राइट। पहला ऑप्शन है आयरन एंड गोल्ड। भैया आयरन मैलिएबल नहीं, गोल्ड तो है बट आयरन मैलिएबल नहीं, यानी कि पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। कॉपर एंड सिल्वर, राइट। कॉपर एंड सिल्वर मैलिएबल है, मेटल्स है, मैलिएबल है, लेकिन बहुत ज्यादा अभी फिलहाल इसको अभी होल्ड करते हैं, राइट, अभी होल्ड करते हैं। देन क्या दिया है, सिल्वर एंड गोल्ड, सिल्वर एंड गोल्ड ये भी अभी होल्ड करते हैं। लास्ट हमारे पास क्या है, गोल्ड एंड कॉपर। तो भैया सबसे जो सुटेबल आंसर दिख रहा है क्या, गोल्ड एंड कॉपर। देखो कॉपर का ना हमें जो वायर वायर दिखने को मिलता है ना, बहुत ज्यादा मैलिएबल होता है। और गोल्ड का देखो कितना ज्यादा, जो छोटे छोटे ज्वेलरी बनाते हैं ना, तो वो ज्वेलरी इसी वजह से बन पाता है क्योंकि वो क्या होता है, मैलिएबल रहता है, राइट। तो मोस्ट मैलिएबल मेटल की अगर हम बात करें इन सब में, तो फोर्थ ऑप्शन क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। फोर्थ ऑप्शन क्या रहेगा बेटा, करेक्ट रहेगा, गोल्ड एंड कॉपर। जब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, मैं यहां से पढ़ दे रहा हूं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्योंकि यहां पे मुझे क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, इधर हमें क्लियर नहीं दिख रहा है, इसलिए मैं क्वेश्चन सामने से इधर क्या कह रहा है कि कंसीडर द रिएक्शन ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड विद द फॉलोइंग मेटल। यानी कि हमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन देखना है, किसका, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम एंड जिंक। तो कह रहा है करेक्ट ऑब्जर्वेशन कौन सा होगा, राइट। तो द मोस्ट विगोरस रिएक्शन विथ एल्यूमिनियम कह रहा है यहां पे, एंड नो रिएक्शन विथ आयरन, भैया आयरन के साथ भी रिएक्ट करेगा, ये तो गलत हो गया, राइट। फिर कह रहा है मोस्ट विगोरस रिएक्शन विथ मैग्नीशियम एंड नो रिएक्शन विथ आयरन, ये भी गलत, आयरन के साथ तो रिएक्शन होगा ही होगा। थर्ड क्या कह रहा है भाई, मोस्ट विगोरस रिएक्शन विथ मैग्नीशियम एंड नो रिएक्शन विथ कॉपर, राइट। तो ये थोड़ा सा सही लग रहा है बच्चा, मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेगा एंड कॉपर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर हाइड्रोजन से नीचे आता है। एंड लास्ट भी एक बार देख लेते हैं, मोस्ट विगोरस रिएक्शन विथ जिंक एंड नो रिएक्शन विथ कॉपर, राइट। तो ये भी, अब अगर मैं इसमें और इसमें अगर मैं कंपेयर करूं तो भैया जो मैग्नीशियम है वो जिंक से ऊपर आता है, रिएक्टिविटी सीरीज में मैग्नीशियम जिंक से ऊपर आता है, तो हाईली रिएक्शन सी के साथ करेगा बेटा। सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर जरा 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि द टोटल कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। तो भैया नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की बात कर रहा है, N2 की बात कर रहा है, N2 की बात कर, तो N के आउटर मोस्ट सेल में देखो N का एटॉमिक नंबर कितना, 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 5। तो भैया यहां पे हमने 2 लगा दिया और ये हमने 3 बना दिए, इधर यहां लगाया और ये 2 और यहां पे हमने क्या करा, 3। तो जब ये तीनों शेयर होंगे तभी ये 8 बनेगा, 5 और 3 8, 5 और 3 8। तो कितने इलेक्ट्रॉन, कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, 1 2 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। तो यहाँ पे 3 कोवैलेंट बॉन्ड बनेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो जिसने बी पे लगाया होगा, 3 पे लगाया होगा, वो सही होगा बेटा। चलो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। यहां पे अगला क्वेश्चन यहां पे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन यहां पे क्या कह रहा है बेटा कि द वॉल्व इन द ह्यूमन हार्ट इंश्योर, द वॉल्व इन द ह्यूमन हार्ट इंश्योर दैट, पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्लोज फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम टू द लेफ्ट वेंट्रिकल ओनली, deoxygenated blood flows from left atrium to left vertical or ventricle only, oxygen rich blood flows from right atrium to right ventricle only, and last है deoxygenated blood flows from right atrium to right ventricle only, right। अब यहां पे कौन सा ऑप्शन सही होगा बेटा, तो देखो पहला क्या है कि जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है ना, फ्लोज फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल ओनली, ये तो हमें सही दिख रहा है, ये तो हमें सही दिख रहा है। बाकी अगर आप सेकंड एंड थर्ड अगर आप पढ़ोगे ना, तो सेकंड एंड थर्ड क्या है, गलत है बेटा। सेकंड एंड थर्ड क्या है, गलत है। देन अगर मैं फोर्थ की बात करूं तो फोर्थ भी क्या है, सही है। फोर्थ भी क्या सही है, तो पहला और चौथा सही है। कहां पे हमें दिख रहा है पहला और चौथा, एक तो ये ऑप्शन हमें बिल्कुल क्लियर ही यहां से नहीं दिख पा रहा बेटा, आप लोग को भी ब्लर ही थोड़ा बहुत दिख रहा होगा, राइट, ब्लर दिख रहा होगा सामने से, तो मुझे और ज्यादा ब्लर दिख रहा है। तो पहला चौथा ऑप्शन कहां है, थर्ड। तो थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। जिसने थर्ड पे लगाया होगा बेटा वो क्या है, सही है। जिसने थर्ड पे लगाया होगा वो क्या है, सही है। चलो सेवेंथ क्वेश्चन, सेवेंथ क्वेश्चन क्या कह रहे हैं यहां पे कि द पार्ट ऑफ द हिंड ब्रेन प्रेजेंट इमीडिएटली अबव द मेडुला इज, द पार्ट ऑफ द हिंड ब्रेन प्रेजेंट इमीडिएटली अबव द मेडुला। तो अबव द मेडुला क्या होगा, पोन्स होगा। क्या होगा, पोन्स होगा, राइट। क्या होगा, पोन्स। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो एट्थ क्वेश्चन देखते हैं, एट्थ क्वेश्चन देखते हैं। और एट्थ क्वेश्चन देखो हमसे क्या कह रहे हैं यहां पे कि भैया एप्लीकेशन ऑफ एब्सिस एसिड ऑन प्लांट्स प्रमोट,
राइट। तो ये किसके लिए प्रमोट करता है बेटा, ये किसके लिए प्रमोट करता है, तो विल्टिंग ऑफ लीव्स, किसके लिए, विल्टिंग ऑफ लीव्स। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नाइन्थ क्वेश्चन देखिए, नाइन्थ क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं यहां पे कि द एंड प्रोडक्ट ऑफ meiosis in a reproductive cell in plant is, the end product of meiosis in the reproductive cell in plant is, तो भैया क्या होता है, pollen grains होता है, क्या होता है, pollen grains। जिसने लगाया होगा वो आंसर क्या है, करेक्ट है। 10th क्वेश्चन देखिए बेटा, 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन गार्डन पी violet color flower is dominant trait over white color flower, which is recessive trait. When parent plant with violet colored flowers is crossed with a parent plant with white flower, the possible percentage, तो possible percentage क्या होगा बेटा, वॉयलेट 50% वॉयलेट 50% व्हाइट, ये तो बिल्कुल बिना सोचे समझे आपको लगाना है बेटा, 50% वॉयलेट 50% व्हाइट, बिना सोचे समझे क्या, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। चलो अगला देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है भाई कि 5 सेंटीमीटर लॉन्ग रॉड इज प्लेस्ड वर्टिकली इन द फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। एक हमारे पास क्या बेटा, कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है, राइट। 5 सेंटीमीटर का रॉड यहां पे रखा हुआ है इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, ये बात कह रहा है, राइट। इफ इट्स 5 सेंटीमीटर लॉन्ग इमेज इज फॉर्म्ड एट 20 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ इमेज, कह रहा है कि भैया जो इमेज बन रहा है ना वो भी कितना बन रहा है, 5 सेंटीमीटर लॉन्ग बन रहा है, इमेज भी कितना बन रहा है, 5 सेंटीमीटर लॉन्ग बन रहा है। तो देखो अगर 5 सेंटीमीटर हाइट का इमेज है, सॉरी ऑब्जेक्ट है, और 5 सेंटीमीटर का इमेज भी बन रहा है, तो ये जस्ट यहीं पे होगा, इसी के जस्ट नीचे। और ये केस कौन सा होता है बेटा कि जब ऑब्जेक्ट कहां पे होता है, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो कह रहा भाई कि आपको क्या बताना है, फोकल लेंथ आपको बताना है, क्या, फोकल लेंथ आपको बताना है, राइट। फोकल लेंथ आपको बताना है। देखो फोकल लेंथ क्या रहेगा, तो आपको एफ कैलकुलेट करना है कॉनकेव, तो ये ऑलवेज क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ये भी हमें देखना है। अब यहाँ पे सारे के सारे क्या है, नेगेटिव है। यहाँ के सॉरी ये थर्ड वाला, फोर्थ वाला क्या है, पॉजिटिव, तो ये तो पहले ही गलत हो जाएगा। अब हमारे पास आता है बेटा ये, अब हमारे पास आता है ये, राइट। तो अगर हमें फोकल लेंथ बताना है तो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे बेटा, क्या फोकल लेंथ, जल्दी बताइए। फोकल लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमें पता है भैया कि m इज इक्वल टू क्या होता है, HI अपॉन HO, और ये होता है माइनस V अपॉन क्या, U। HI आपको 5 दे रखा है और ये भी कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, माइनस V अपॉन कितना हो जाएगा, U हो जाएगा, यहां से यहां कट जाएगा, तो माइनस V अपॉन U इक्वल टू कितना, 1। यहां से V अपॉन U कितना आ जाएगा, V अपॉन U कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और V इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, U लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, U लिख सकते हैं, राइट। क्या लिख सकते हैं, U लिख सकते हैं। अच्छा इमेज जो हमारा फॉर्म हो रहा है वो 20 सेंटीमीटर पे फॉर्म हो रहा है, ये भी हमें दिया हुआ है। तो भैया इमेज जो फॉर्म हो रहा है वो 20 सेंटीमीटर पे फॉर्म हो रहा है, तो कुछ तो सोचना ही नहीं, फिर तो इतना करना ही नहीं है। हमें ये भी दिया क्वेश्चन में कि 20 सेंटीमीटर पे फॉर्म हो रहा है, 20 सेंटीमीटर पे क्या फॉर्म हो रहा है भाई, इमेज, यानी कि ये जो डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर है। यहां पे क्या होता है बेटा, एफ होता है, राइट, फोकस, ये फोकस होता है, यहां पे क्या, फोकस, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जितना डिस्टेंस ये होगा उतना डिस्टेंस ये होगा, यानी कि ये हाफ डिस्टेंस पे होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये तो बहुत कॉमन सेंस है बेटा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। हमें दे रखा है 20 सेंटीमीटर पे इमेज बन रहा है, तो अगर ये डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर तो फोकल लेंथ कितना, 10 हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस किससे, r इज इक्वल टू f/2 से आप निकाल लोगे, या हाँ इससे आप क्या करोगे, निकाल लोगे, राइट, नॉट ये फॉर्मूला,
F इज इक्वल टू आर बाई टू, एफ इज इक्वल टू क्या, आर बाई टू। इस फॉर्मूले से आप निकाल लोगे। तो ये पूरा रेडियस ऑफ कर्वेचर है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ निकालना है तो 20/2 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, माइनस का 10 आंसर आ जाएगा। चलिए अगला जरा देखिए, अगला जरा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या कह रहा है हमसे, भैया an optical device which always produces image of m is equal to +1, यानी कि कौन सा ऑप्टिकल डिवाइस हमेशा मैग्निफिकेशन +1 का होता है। तो हमेशा मैग्निफिकेशन +1 का एक ही करता है बेटा, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर करता है। इन सब का डिटेल्ड वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जहां पे मैंने लाइट चैप्टर पढ़ा रखा है, जहां पे मैंने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ा रखा है, और जहां पे मैंने मैग्नेटिज्म पढ़ा रखा है, ये सारा आपको मिल जाएगा बेटा। तो प्लेन मिरर में जो मैग्निफिकेशन होता है वो ऑलवेज क्या होता है, +1 होता है। ऑलवेज क्या होता है बेटा, +1 होता है। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना ही बड़ा हमें क्या दिखेगा, इमेज दिखाई देगा। अगला जरा देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है यहां पे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर। रजिस्टिविटी की बात कर रहा बेटा, रजिस्टिविटी की बात कर रहा है, रजिस्टिविटी की बात कर रहा है, जिसको हम किससे इंडिकेट करते हैं, रो से इंडिकेट करते हैं। और ये दो ही चीज पे डिपेंड करता है बेटा, एक तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, और दूसरा ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ कंडक्टर, क्या नेचर ऑफ मटेरियल या कंडक्टर कह लो, राइट। तो नेचर ऑफ मटेरियल तो हमें दिख नहीं रहा है, क्या दिख रहा है, टेम्परेचर हमें दिखाई दे रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे देखते बेटा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड करंट कैरिंग कंडक्टर, सॉरी करंट कैरिंग लॉन्ग स्ट्रेट रॉड। एक हमारे पास क्या है, एक लॉन्ग स्ट्रेट रॉड है, एक लॉन्ग स्ट्रेट रॉड है, और ये क्या है, सोलेनॉइड। ऐसा एक सोलेनॉइड बनाया गया है बेटा। तो यहाँ पे पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ क्या रहा है कि भैया जो स्ट्रेंथ होगा मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द, इनसाइड इधर, इनसाइड। अब इनसाइड में आपको पता है बेटा कि भैया एक स्ट्रेट बनता है, एक स्ट्रेट एंड पैरेलल होते हैं, स्ट्रेट एंड क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो इनसाइड की अगर हम बात करेंगे बेटा, तो ये क्या रहेगा हमारा, यूनिफॉर्म होता है। अगर मैं सोलेनॉइड के इनसाइड अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूं तो क्या रहता है, यूनिफॉर्म रहता है। क्या रहता है मेरे बच्चे, यूनिफॉर्म रहता है, राइट। क्या रहता है, यूनिफॉर्म रहता है, पैरेलल एंड स्ट्रेट होंगे, राइट। अगर मैं आउटसाइड बात करूं तो पोल्स पे स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, पोल्स पे स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, बीच बीच में स्ट्रेंथ क्या रहता है, जैसे हम दूर जाएंगे स्ट्रेंथ क्या रहेगा, कम होता जाएगा। बट अगर मैं इनसाइड द सोलेनॉइड अगर मैं बात करूं तो भैया यहाँ पे बिल्कुल यूनिफॉर्म होता है स्ट्रेंथ, स्ट्रेट एंड पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लाइन होता है। ये दोनों चीजें याद रखना बेटा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या, डी इज द करेक्ट ऑप्शन, डी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। यूनिफॉर्म थ्रू आउट इट्स लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि द ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाइंग द फोर्थ ट्रॉपिक लेवल इन अ फूड चेन ऑपरेटिंग इन अ ग्रास लैंड। तो भैया क्या होता है, स्नेक होता है। किसकी बात कर रहा है, फोर्थ कहां लिखा भाई, यहां फोर्थ ट्रॉपिक लेवल की बात कर रहा है, किसमें, फूड चेन में। तो क्या रहेगा, स्नेक। क्या रहेगा बेटा, स्नेक। बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ सोचे समझे इसको आपको टिक लगा देना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 जरा देखिए मेरे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनकरेक्ट अबाउट द इफेक्ट ऑन आवर इन्वायरमेंट एज अ रिजल्ट ऑफ आवर एक्टिविटी। इन्वायरमेंट की बात कर रहा है। मैं फिर से एक बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, अगर नहीं दिखाई दे रहा तो। Which one of the following statement is correct about the effect on our environment as a result of our activities? हमारे एक्टिविटी से हमारे इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है, इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है। पहला ऑप्शन इंप्रूवमेंट इन आवर लाइफ स्टाइल, भैया ये तो गलत हो जाएगा, ये तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, राइट। पैकेजिंग
of material has resultant in lesser amount of non biodegradable waste. थर्ड ऑप्शन है यूज ऑफ डिस्पोजल कप्स कुल्हड़ रिजल्ट इन लॉस ऑफ फर्टाइल, राइट। तो ये भी क्या है, ये भी स्टेटमेंट सही था, ये भी तो हमें क्या बताना है, इनकरेक्ट वाला बताना है, तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर कह रहे हैं हार्मफुल वेस्ट दैट आर नॉन बायोडिग्रेडेबल परसिस्ट इन द एनवायरनमेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि ये सब सही है, हमें क्या बताना है, इनकरेक्ट। तो बचा कौन सा, बी ऑप्शन, तो बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा बेटा, बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो जिसने बी पे लगाया है उसका आंसर सही है, राइट, जिसने बी पे लगाया उसका आंसर क्या है, सही है। चलिए अब आता है असर्शन रीजन। असर्शन रीजन में क्या कह रहा है भाई, पहला असर्शन की डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोज्ड इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यस बिल्कुल सही बेटा, जब भी कोई वेजिटेबल डिकम्पोज होता है तो वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, हीट रिलीज होता है, यानी कि असर्शन तो सही है, असर्शन तो सही है। रीजन देख लेते हैं, कह रहा डिकम्पोजिशन रिएक्शन नीड एनर्जी टू ब्रेक डाउन द रिएक्टेंट। तो देखो एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो होती है डिकम्पोजिशन के लिए, लेकिन हर वेजिटेबल्स को नहीं, हर वेजिटेबल्स को एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, राइट। तो यानी कि रीजन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, तो यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो करेक्ट होगा। असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 18, 19 एंड 20। 18 क्या कह रहा है यहां पे कि भैया असर्शन क्या कह रहा है कि ट्रांसपायरेशनल पुल हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड डिसॉल्व मिनरल इन प्लांट। तो यस अपवर्ड वाटर का मूवमेंट इधर रहेगा अपवर्ड, तो ये असर्शन इज तो करेक्ट। रीजन क्या कह रहा है, रीजन क्या कह रहा है कि द इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इज मोर सिग्निफिकेंट। तो रीजन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन असर्शन के हिसाब से रीजन एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है इस चीज का बेटा, राइट। तो ए ट्रू आर भी ट्रू बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, यानी कि ये बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो जिसने बी पे लगाया होगा उसका आंसर क्या रहेगा, सही रहेगा मेरे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, इन आर 19 कहां गया, 19 कहां गया देखना, हाँ, इन आर होम्स वी रिसीव सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक पावर थ्रू अ मेन सप्लाई, वन ऑफ द वायर इज द सप्लाई इज लाइव एंड अनदर इज क्या, न्यूट्रल। तो यस दिस इज करेक्ट, असर्शन इज करेक्ट। हमारे घर में जो सप्लाई आता है वो मेन से आता है, एक न्यूट्रल होता है, एक लाइव होता है, तो असर्शन इज करेक्ट। रीजन देखते बेटा कि इन आर कंट्री द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर इज 220 वोल्ट। तो यस इंडिया में 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज होता है, तो यानी कि रीजन करेक्ट है, रीजन भी क्या है, करेक्ट है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है बेटा, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, राइट, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा कि ए इज ट्रू, आर इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा भाई कि ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट द क्लियर स्काई प्रिडोमिनेंटली अपीयर्स ब्लू। तो यस स्कैटरिंग ऑफ जब लाइट होता है तो ब्लू कलर सबसे ज्यादा स्कैटर होता है, इस वजह से हमें आसमान नीला दिखाई देता है। रीजन क्या कह रहा है कि भैया द वेवलेंथ ऑफ ब्लू लाइट इज नियरली 1/8 टाइम द वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट। देखो ये चीज तो सही है बच्चा कि जो वेवलेंथ ऑफ ब्लू होगा वो लेस देन होता है वेवलेंथ ऑफ रेड, ये तो करेक्ट है, बट एग्जैक्टली 1/8 टाइम, एग्जैक्टली 1/8 टाइम ये सही नहीं है बेटा, यानी कि रीजन क्या है, फॉल्स है। रीजन क्या है, फॉल्स है, राइट। देखो वेवलेंथ तो ब्लू का कम होता है एज कंपेयर टू रेड, बट एग्जैक्टली 1/8 ये गलत है, राइट। तो यानी कि रीजन क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो ए इज ट्रू, ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, आर इज फॉल्स, और ये ऑप्शन नंबर सी में हमें मिलता है, तो जिसने सी पे लगाया होगा उसको 1 नंबर मिल जाएगा।
बाकी जो इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, जो सेक्शन बी सी डी ई है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, और एमसीक्यू का भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको चैनल पे मिल जाएगा, वहां पे आप विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं बेटा।